वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी क्या देखेंगे? लूसेंट सीरीज हिस्ट्री पार्ट 1, लूसेंट सीरीज हिस्ट्री पार्ट 1। और इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री, लूसेंट का हिस्ट्री को याद किस तरह से करना है। वो हिस्ट्री तो आप पढ़े होंगे। अब प्री बच्चा को किस तरह से याद करना है। प्री बच्चा को अगर कहीं पे क्लास ना किया होगा वो भी आसानी से याद कर सकता है। हिस्ट्री को, लूसेंट हिस्ट्री को याद करवाना अब मेरी जिम्मेदारी। तो आइए हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या आप इस कंटेंट्स पे मत जाइएगा, कंटेंट पे मत जाइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप मेरी बातों को जो हम बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद एक बार किताब पढ़िएगा। चलिए ठीक है, हम चालू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष का नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी जिसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु न कहकर वो हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिमी देशों में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते हैं। यूनानी इसे इंदे कहते हैं और अरब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकालीन में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है जो हिंदू से बना है। हिंदुस्तान कहा जाने लगा, यह शब्द ही फारसी शब्द है जो हिंदू से बना। हिंदू शब्द जो है किस भाषा का है? फारसी भाषा से है। एग्जाम में पूछा, जहाँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा हम इंडिकेट कर देंगे कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके आधार पर ही इसे अंग्रेज इंडियन कहने लगे। अब देखिए भारत को किस तरह से बांटा गया है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला को देश को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांटती है। उत्तर में इसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले की बहुलता मिलती है। भारत की जनसंख्या के निर्माण। भारत की जनसंख्या का जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। इसे बहुत ही आसानी से ध्यान दीजिएगा। इसको, इस वर्ड को। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड एंड मंगोलियाइड। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के होगा। 6 प्रकार के हो गए, 6 टाइप के बोला जाता है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के निर्माण से हुआ है वह इस प्रकार है। इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो मेडिटेरियनलाइड, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलियाइड। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। ये भी एग्जाम में कहीं पूछता है। ये भी एग्जाम में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के तीनों भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ सेलियरस। जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ सेलियरस। जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ
सेलियस को सबसे पहले 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम देखते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से लिया? प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से लिया गया है, देखते हैं। पहला हमें पाँच प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। प्राचीन इतिहास भारतीय प्राचीन ऋग्वेद क्या है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 युक्ति एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य की देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरे मंडल सूर्य की देवता सावित्री को समर्पित है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल हस्तलिखित रचनाओं के खिल कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्ति, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष अर्थात ब्राह्मण को क्रमशः मुख, वैश्य को क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को चरणों से दिया गया है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के प्रवचन अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के संबंध से किया गया है। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी से क्या समझ? वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित आधारित ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा गया है। इससे पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनियो डोमेन्स, जिसका शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विसेंट ऑर्थर और स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। ये टॉपिक ये वाला मस्ट है, ये वाला विस्टेन ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत में पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णन है। इसमें भारत की स्वेच्छाचारी शासन और आदेश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। जो उन्होंने लिखा है, वसुधैव भारतीय इतिहासकार का सरोकर शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। 52 अवतार को 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। 52 अवतार को ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना किया गया है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। तीसरे मंडल में सूर्य देवता है। 9वें मंडल में
तीसरे मंडल में सूर्य देवता, 9वें मंडल में सोम देवता। इंद्र के लिए 250 रचनाओं हैं और अग्नि के लिए 200 रचनाओं किया गया। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद क्या है? यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए यजुर्वेद क्या बोलते हैं? स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के पाठरों को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। यजुर्वेद के अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि विधान का संकल्प किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों की नियम एवं विधि विधान का संकल्प, इसमें बलिदान विधि भी दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि भी दिया गया है। एक ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में है। अब देखेंगे क्या सामवेद। सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रों का संकल्प है। इसके पाठकर्ता को उद्धर्यु कहते हैं। ऋग्वेद पाठकों को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद अधर्यु कहते हैं। सामवेद उदाता बोलते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति हैं, प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संस्कृत का जनक भी, सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक भी बोला गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद देखेंगे। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधि तथा उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलते हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसने समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्ति अथर्ववेद प्रतिनिधि सूक्ति माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधीय साप, वशीकरण, पैसीकरण, मातृभूमि, महामाते आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। जादू टोना का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश के समृद्धि का सबसे अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद के परीक्षण इसमें सभा तथा समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यानंदी तथा कन्नौ शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता के शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काष्ठग, कनिष्ठल, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय है। इसको छोड़िए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद में आया है कौन? अथर्ववेद। ब्राह्मण देखेंगे। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय एवं कौशिकी। ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद पंचविंश। अथर्ववेद गोपथ। ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिकीय। यजुर्वेद तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद पंचविंश। अथर्ववेद गोपथ। अब इसे हम देखते हैं।
इसे देखते हैं इस पॉइंट को। संहिता के पश्चात ब्राह्मण अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसने उत्तर वैदिक काल समाज का संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बाद में बिंबिसार के पूर्व की घटना का प्राप्त होता है। त्रेते में राज्याभिषेक के नियम में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में राज्याभिषेक के कुछ नियम प्राचीन दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेही आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड का दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ के से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष के तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन एवं प्रारंभिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त होता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, कल्प, निरूप, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वेदों के भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, निरूक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य के अनुच्छन बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्र से अध्ययन में हमें यज्ञीय विधि, विधाओं, कर्मकांडों का राजनीतिक विधि एवं व्यवहार के संबंधित महत्वपूर्ण बातें का ध्यान देगा। प्रमुख सूत्रकार में गौतम, बोधायन, आपस्थम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पुराण से संबंधित वंश: विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन और वायु पुराण, गुप्त वंश। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलते हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। इसमें केवल 5 मृत्यु, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवान में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण मतलब आंध्र सातवाहन वंश मिलते हैं उसमें। अधिकतर पुराणों तरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं
अन्य साहित्य, साहित्य के बारे में देखेंगे। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। जातक ग्रंथ में बौद्ध को पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 15 अधिकरणों, एक क्वेश्चन पूछता है, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अनुवाद कौन किया है? श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी, राजाओं की नदी तथा इस ग्रंथ में 8 स्वर्ग है, जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसके प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर की शासकों का वर्णन है। कश्मीर के शासकों। संस्कृत संहिता में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर की शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चचनामा। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक। ये लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य वंश के पहले इतिहास का मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों का मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ये भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से महत्वपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्ट्रिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, किंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज कब आया था? यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं कला संस्कृति के विषय में लिखा। अब कौन है? डाइमेकस का यह सीरियन नरेश अंत्योकोस का राजदूत है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण से भी मौर्य युगीन से संबंधित पता मिलता है। डायनोसिस यह मिस्र नरेश टॉलमिस फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण किया। पेरिपेलस ऑफ फिलिथेरियंस इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था।
इसने उस पुस्तक के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारियों को वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान था। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता के सुख एवं समृद्धि बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुगन जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। हेनसांग 629 ईस्वी भारत के 629 ईस्वी एग्जाम में पूछता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन के भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसने भ्रमण वृत्तांत CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इत्सिंग कब आया था? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब देखेंगे अलबरूनी कब आया था? अलबरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी ख्वारिज़म तथा ख्यू का रहने वाला था। अरबी में लिखी हुई उसकी वृत्तांत किताब उल हिंद तथा तहकीके हिंद। अलबरूनी क्या लिखा है? किताब उल हिंद तथा तहरीके हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अलबरूनी कब आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसने कौन सा बुक रहा? किताब उल हिंद और तहकीके हिंद। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपीय के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसके वृत्तांत से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसे? इब्न बतूता को। अन्य लेखक कौन है? तारानाथ, यह एक तिब्बत लेखक था। इसके कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ। यह एक तिब्बती तारानाथ जो था एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब देखेंगे
पुरातात्विक समुद्र साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी को हम साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी को हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो आई होप आपको लूसेंट अब याद करना आसान हो गया। हमारे इस लूसेंट सीरीज से आपको लूसेंट का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मेनली आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे फोकस किया जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे हर एक लाइन बाय लाइन याद करवा दिया जाएगा। जैसे हमारे वीडियो कंटेंट पे मत जाइए तो फोटो किया गया है बुक का। जैसे आप जाइए किस पे, हमारे भाषा पे जाइए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, हम अंदर में डील करते जाएंगे और हर एक लाइन बाय लाइन हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से बताते जाएंगे किस तरह से इसे याद करना है। और इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करके देखें, 3 बार 4 बार, 2 से 3 बार देखें। जैसे भुलाते लगे उस क्वेश्चन को, जिस तरह से आपको लगे कि हम इसे टॉपिक भुला रहे हैं तो एक बार इसे फिर देख लें। थैंक यू।